Hey guys, so today we'll be taking up the questions on functional dependency. What it is, why do we need a functional dependency, and there will be some questions of previous year GATE paper and as well as there will be some other questions, right? So guys, functional dependency होता क्या है? Meaning क्या है? Functional means something mathematical, ठीक है? Dependency means कि हमें वो चीज चाहिए टू डिटरमिन समथिंग, ठीक है। मान लीजिए मैं एक चीज मान लेता हूं x फंक्शनली डिपेंडेंट, दिस इट मींस y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x। इसका मीनिंग क्या है कि जो x है उसे कहते हैं डिटर्मिनेंट और दिस इज जो y है इसे कहते हैं डिपेंडेंट, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो x डिटर्मिनेंट है उसका मीनिंग x डिटरमिन कर रहा है, किसको डिटरमिन कर रहा है, y को, ठीक है। और y डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, x पे। और इसका मीनिंग क्या है कि अगर x है तो y है, ठीक है। समझ रहे हैं, अगर x है तो y है, अगर x नहीं है तो y भी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, अगर x है तो y है और अगर x नहीं है तो y भी नहीं है। बट अगर y है तो x हो या ना हो, इसमें क्या सही है कि x होगा ही होगा, बिकॉज y x के बिना नहीं हो सकता। और अगर y नहीं है तो x हो या ना हो ये श्योरिटी नहीं है। मैंने आपको 4 पॉइंट बताएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शनल डिपेंडेंसी में। एंड दिस सेम रूल अप्लाइज ऑन फॉरेन की कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी का ही एक्सटेंशन फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है, ओके। अब मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास रोल नंबर है, ठीक है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नेम मान लीजिए, ठीक है, एंड आई हैव अ कोर्स, ठीक है। मान लीजिए कोर्स आईडी है और कोर्स का नेम है। इसमें क्या हुआ कि अगर रोल नंबर मान लीजिए 1 2 3 4 5, दिस इज यूनिक वैल्यू, ओके। स्टूडेंट का नाम ए बी ए ए ए and C. These are student names, and this is my course ID 11212, okay। एंड मान लीजिए कोई भी कोर्स सेम हो सकते हैं, ठीक है। अब इस टेबल से क्या मीनिंग है मेरा, एक जो कोर्स है उसमें ए भी एनरोल है, बी भी एनरोल है, ठीक है। जो ए है वो 2 में एनरोल है, जो सी है वो भी 2 में एनरोल है। तो इसका मतलब जो कोर्स आईडी का एट्रीब्यूट है या आप कॉलम मान के चलिए, उसमें मल्टीपल वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जो ए है वो फर्स्ट में भी मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू 2 है, ठीक है। जो ए है वो एक कोर्स में भी एनरोल है और जो ए है वो सेकंड में भी एनरोल है। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है कि जो मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं वो एक कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं, जो एक स्टूडेंट है वो मल्टीपल कोर्सेज में भी कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों कॉलम्स में स्टूडेंट नेम एंड कोर्स आईडी में व्हाट आई हैव टू डू, आई थिंक रोल नंबर शुड बी, अगर मैं 4 मानूं, 4 रोल नंबर किसी और कोर्स के लिए एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी एक ही है। मान लीजिए मैं एक एनरोलमेंट आईडी मान लेता हूँ जो कि हमेशा यूनिक होगी, जस्ट फॉर एंट्री सेक, ठीक है। तो अब क्या है कि इन दोनों में मेरे पास अलग अलग वैल्यूज जो हैं वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती। दैट्स वाई मैंने एनरोलमेंट आईडी बनाया जो इन टपल्स में डिस्टिंग्विश करे, ठीक है। रोल नंबर मैंने यूनिक रखे, बट एक ही बच्चा जब 2 कोर्सेज में एनरोल कर लेगा तो रोल नंबर तो उसका सेम ही रहेगा ना, ठीक है। So that's why I need enrollment ID which will determine individual student in individual course। अगर मैं एनरोलमेंट आईडी को
एक कोर्स के साथ रख दूं, देन आई कैन फाइंड द स्टूडेंट विद इट्स रोल नंबर। अगर मैं एनरोलमेंट आईडी को कोर्स के साथ रख दूं, दैट इज 4 इज एनरोलमेंट आईडी एंड 2 इज माय कोर्स आईडी, देन आई कैन फाइंड द रोल नंबर एंड स्टूडेंट नेम, राइट। तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ ईआईडी एंड कोर्स आईडी का। जब मैं एक पेयर बना देता हूं तो मैं किसको डिटरमिन कर रहा हूं, दिस इज माय डिटर्मिनेंट एंड आई एम डिटरमाइनिंग, लेट्स से, स्टूडेंट नेम एंड रोल नंबर, राइट। तो फंक्शनली डिटरमिन का मतलब ये होता है कि मैं यूनिकली किसे आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं। क्या स्टूडेंट नेम और रोल नंबर मिलके एनरोलमेंट आईडी या कोर्स आईडी को भी कर सकते हैं? मे बी नॉट, ठीक है। पहली बात तो फंक्शनल डिपेंडेंसी का मीनिंग ये होता है। सेकंड, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा लेके चलते हैं। अब क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड गुड, इसमें ये पूछा क्या क्या दिया हुआ हमें, एक्स में w दिया हुआ है, x डिटरमाइनिंग y इज डिटरमाइनिंग z एंड z इज डिटरमाइनिंग pq, ओके। तो वो पूछ रहा है कि जो ये ऑप्शन दिया उसमें से कौन सा नहीं है। अब ये देखिए x है जो वो w को कर रहा है, ठीक है, x है जो वो w को कर रहा है डिटरमाइन, x है जो y को भी कर रहा है डिटरमाइन। तो इन दोनों को मान लीजिए मैं क्लब कर लेता हूं, कॉम्पोजिशन बना लेता हूं। तो कॉम्पोजिशन बनाने का मीनिंग क्या है, जो x है वो y और w को कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, इसे कहते हैं ट्रांजिटिविटी। आपने डाटा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ट्रांजिटिविटी का मीनिंग क्या है, जो y है वो z को डिटरमाइन कर रहा है। तो x क्या कर रहा है, W तो y तो था ही, x खुद भी डिटरमाइन हो ही रहा है, ठीक है, और जो y है वो z को कर रहा है। सो दिस इज माय प्रॉपर्टी, x y को भी कर रहा है, w को भी कर रहा है, z को भी कर रहा है, और जो z है वो pq को कर रहा है। तो मैं यहाँ पे pq भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब जो x है वो सारे के सारे जो मेरे टपल्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, अदर एट्रीब्यूट्स हैं इन द टेबल, ठीक है, उसको डिटरमाइन कर पा रहा है, ठीक है। अब पूछा कि इसमें से कौन सा होल्ड गुड नहीं करता। अब x है जो z को कर रहा है, हाँ जी, जो मेरा x है वो z को कर रहा है, तो दिस इज करेक्ट, ठीक है। जो w है वो z को कर रहा है, अभी हम w पे नहीं है, w का भी देखते हैं क्या करता है वो, लेकिन जो सी ऑप्शन देखते हैं, x है जो w y को कर रहा है, जो x है वो w और y को कर रहा है, इसका मतलब दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, W है जो वो Z को कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप देख लेते हैं यहाँ पे, X है जो W कर रहा है, लेकिन क्या W किसी को कर रहा है, W किसी को डिटरमाइन कर रहा है गाइस, किसी को भी नहीं कर रहा। आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, डिपेंडेंस जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है राइट हैंड साइड है, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखते हैं, X है जो W कर रहा है, X है जो Y को कर रहा है, Y है जो Z को कर रहा है, और Z है जो PQ को कर रहा है, W तो किसी को भी डिटरमाइन नहीं कर रहा, तो दिस इज रॉन्ग। मतलब क्या है इसका, आपको रट्टा नहीं लगाना है इसमें। जो W है, मान लीजिए वो एक एट्रीब्यूट है, वो Z को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, ठीक है, ये हमें एक प्रॉपर्टी दी ही नहीं हुई, सो इसलिए इट डज नॉट होल्ड गुड, सो इट इज इनकरेक्ट, ठीक है। और यही हमें पूछा था विच डज नॉट होल्ड गुड, इसमें इसका मीनिंग कि क्या इनकरेक्ट है, सो दिस इज आवर आंसर, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। ओके, अब मैंने क्वेश्चन बताया था आपको शुरू में कि फंक्शनली डिपेंडेंसी हमें चाहिए क्यों होती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, या अगर मैं आपको एक और बताऊं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी फॉरेन की में कैसे यूज होती है। मान लीजिए दो टेबल्स हैं, उस एक में ए बी सी है और दूसरे में सी डी ई है, तो जो सी है दैट मस्ट बी प्राइमरी की इन टेबल 1 एंड सी इज फॉरेन की इन टेबल 2। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब टेबल बी है जो मेरा टेबल 2 है, जब वो टेबल 1 के सी पे डिपेंड कर रहा है, प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहा है, तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट होती क्या है कि जो प्राइमरी की में वैल्यूज हैं सिर्फ उसी को मैं रेफर कर सकता हूं फॉरेन की में, प्राइमरी की नल नहीं हो सकती, फॉरेन की में नल वैल्यूज हो सकती हैं,
फॉरेन की में डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन फॉरेन की का जो डोमेन है, मतलब वैल्यूज जो उसमें आ सकते हैं, वो सिर्फ वही वैल्यूज आ सकती हैं जो प्राइमरी की में एग्जिस्ट करती हैं। और अगर प्राइमरी की में कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो मैं फॉरेन की में उसे यूज नहीं कर सकता। इसका मीनिंग क्या है कि जो फॉरेन की है वो प्राइमरी की पर डिपेंड करती है, राइट, फंक्शनली डिपेंडेंट है। तो जो फॉरेन की है दैट इज डिपेंडेंट, एंड जो प्राइमरी की है दैट इज माई डिटर्मिनेंट, राइट, टू कोलैबोरेटिंग टू टेबल्स और टू और मोर टेबल्स यू कैन से। तो इसलिए मैंने कहा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी बहुत जरूरी है। और फंक्शनल डिपेंडेंसी हम यूज क्यों करते हैं? टू डू नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन हमेशा यूज होती है रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए। इसलिए हम टेबल को डीकंपोज करते रहते हैं, बड़े टेबल को छोटा 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 बनाते रहते हैं टू रिमूव द अनोमलीज। अब अनोमलीज, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, बहुत सारी अनोमलीज हैं। आई विल टेक अनदर लेक्चर अपॉन दैट। सो फंक्शनल डिपेंडेंसी हम यूज करते हैं नॉर्मलाइजेशन करने के लिए। There are some rules to do normalization, but before that we need to have proper functional dependency which is non-redundant. Why I am using this word non-redundant? कि हमें जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज है वो भी मिनिमल चाहिए होती है, उसमें भी रिडंडेंसी ना हो। जब उसमें रिडंडेंसी नहीं होती फिर हम उसे यूज करते हैं टू डू नॉर्मलाइजेशन, विच इज जस्ट डीकम्पोजिशन of the bigger table into multiple tables to prove acid properties as well as to remove the redundancy, whether within an attribute or whether in multiple attributes, that's separate matter. Okay, moving on to next question on this foundation. Okay guys, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, वही क्वेश्चन पूछ लिया कैनोनिकल कवर का, मतलब कि हमें मिनिमल चाहिए। मिनिमल क्या है? ये हमें 4 फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई हैं, राइट। अब इसमें से मिनिमल मतलब कि जो चीज रिडंडेंट है फंक्शनल डिपेंडेंसी में वो हमें रिमूव कर देनी है, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले हम बना लेते हैं इधर A2 BC दिया हुआ है, B2 C, A2 B एंड AB to C। यहाँ पे गाइज आपको एक चीज पता होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज क्लोजर। क्लोजर का मीनिंग क्या है? हर जो भी, मान लीजिए ये लेफ्ट हैंड साइड है मेरा, लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी दिया हुआ है ना गाइस उसे एज इट इज लिख लो, जो भी यूनिक दिया हुआ। अब ए 2 बार है तो मैं उसे एक बार ही लिखूंगा, और ए बी सिर्फ बी और ए बी ये इंडिविजुअल है, ठीक है, यूनिक हमने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या है, जब मैं क्लोजर निकालता हूं इसका मीनिंग सिर्फ प्लस नहीं लगाना सुपरस्क्रिप्ट में, इसका मीनिंग क्या है कि ए क्या क्या जनरेट हो पा रहा है, या मैं अगर पिछली डेफिनेशन की बात करूं फंक्शनल डिपेंडेंसी की, ए किन किन एट्रीब्यूट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है, ठीक है। अब ए खुद को तो कर ही पा रहा है, जो एक एट्रीब्यूट है ये तो कॉमन सेंस है कि वो खुद को तो आइडेंटिफाई कर ही पा रहा है। सेकंड, ए है जो यहाँ पे बीसी को कर पा रहा है, और मेरा जो स्कीमा है वो सिर्फ एबीसी का बनना है, मतलब कि मेरा जो रिलेशनल टेबल है, जो मेरा आर है, दैट इज हैविंग ओनली 3 कॉलम्स, दैट इज एबीसी, और ए है जो वो तीनों को ही कर पा रहा है। आप इसे कैंडिडेट की भी मान सकते हैं, बट वो थोड़ा सा डोमेन हमारा आज के डिस्कशन से सेपरेट हो जाएगा। आई विल टेक अप दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द एंड ऑल्सो, बट जो ए है वो तीनों को डिटरमिन कर पा रहा है। मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा रहा हूं, ठीक है, चलो ठीक है। अब इसके बाद क्या है, जो बी है वो सिर्फ, आप देखिए और कोई ट्रांजिटिविटी या कॉम्पोजिशन यहाँ पे यूज हो रहा है, जो बी है वो सिर्फ सी को कर पा रहा है, बी खुद को तो कर ही पाएगा, और बी जो है सिर्फ सी को कर पा रहा है, सी आगे किसी को नहीं कर पा रहा। इट मींस वी हैव ओनली बी का बीसी, ठीक है। अब जो ए बी है वो ए और बी खुद को तो करेगा ही, जो ए बी का कॉम्पोजिशन है, ठीक है, और वो सी को भी कर पा रहा है, ठीक है। अब मेरे पास ये 3 चीजें निकल के आ गई, क्लोजर है ये। अब मैंने क्या देखना है कि मैं एक एक प्रॉपर्टी हटाता जाऊंगा, मतलब ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं 4, इनमें से पहले मैं एक हटाऊंगा और चेक करूंगा सेम जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, चेक करूंगा क्या वही सेम वैल्यू जो पहले आ रही थी, जो कि मैंने ये तीनों निकाली हैं, क्या उस क्लोजर से, सेम क्लोजर से, उस फंक्शनल डिपेंडेंसी को हटाने के बाद क्या दोबारा भी मेरे पास सेम वैल्यू आ रही है।
और अगर ऐसा होता है कि दोबारा भी सेम वैल्यूज आती हैं while after removing a particular functional dependency, it means we don't need that functional dependency, that is redundant. ओके मैं आपको करके दिखाता हूं। मान लीजिए मेरे पास a प्लस था पहले, जब मैं इन चारों को यूज कर रहा था तो मेरे पास a प्लस का यानी कि a के क्लोजर का abc आ रहा था। मान लीजिए मैं पहली जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसे रिमूव कर देता हूं, ठीक है, और अब मैं इन तीनों से a का क्लोजर निकालूंगा। ए के क्लोजर में पहले मुझे मिला बी, ए तो मिला ही, ए से मुझे मिला बी, ठीक है। अब ए से मुझे मिला बी और मुझे बी से यहां से सी मिल गया, तो आई हैव ए टू ए बी सी, और पहले मुझे ए बी सी आ रहा है। इसका मतलब दिस इज रिडंडेंट। अभी मैं इसे रिमूव नहीं कर रहा प्रॉपरली, सिर्फ लिख रहा हूं ये रिडंडेंट है, ठीक है। अब इसे दूसरे तरीके से ले लेते हैं। मान लीजिए मैं इसे नहीं हटाता, इसे हटाता हूं और फिर ए का क्लोजर दोबारा निकालता हूं। अब मेरे पास रूल 1, रूल 2 एंड रूल 3 ये तीनों है, ठीक है। अब ए से मुझे मिल गया बीसी, ए तो खुद मिल ही जाएगा मुझे, तो मुझे ये वाला रूल भी रिडंडेंट लग रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसे एक और लेवल बढ़ाता हूं, इन दोनों को ही रिमूव कर देता हूं, ठीक है, फर्स्ट वाले को, एंड मान लीजिए दिस इज माय फोर्थ वन, ठीक है। इन दोनों को ही रिमूव कर देता हूं और ए का फिर क्लोजर निकालने की कोशिश करता हूं। ए से मुझे कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 और 3 रह गए और इधर लेफ्ट हैंड साइड में अकेला ए नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों में से मुझे एक चीज चाहिए, चाहिए तो मान लीजिए मुझे दोनों ही चाहिए, पर दोनों में से मैंने प्रूव कर दिया कि अगर मैं पहले को रिमूव करता हूं तो भी मेरा काम तीसरे से चल रहा है, अगर मैं तीसरे को रिमूव करता हूं तो मेरा पहले से चल रहा है। तो आई कैन रिमूव एनी ऑफ देम, बट मैं दोनों को रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है। मान लीजिए जो ये वाला है ए टू बी, मैं फोर्थ को रिमूव करता हूं और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के साथ चलता हूं, ठीक है, तो आई कैन स्टिल हैव एबीसी, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया, अब मेरे पास मैंने ये वाला रिमूव कर दिया यहां से, ठीक है। अब मेरे पास बच गया ए टू बी सी, बी टू सी एंड ए बी टू सी, राइट। अब ए का तो हमने प्रूव कर दिया कि ए वर्क्स फाइन विद दिस। ए मतलब कि मैंने पावर नहीं कम की ए की, लेकिन मैंने रिडंडेंसी एक रिमूव कर दी, एक फंक्शनल डिपेंडेंसी रिमूव कर दी जो रिडंडेंट लगी मुझे, ठीक है। पावर कैसे नहीं रिमूव की कि पहले भी उस जब वो रिडंडेंट मेरे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी थी तब भी मेरा ए से ए बी सी निकल रहा था, और जब मैंने वो रिमूव कर दी फंक्शनल डिपेंडेंसी तब भी मेरा ए का क्लोजर ए बी सी निकल रहा था। इसका मीनिंग क्या है कि पहले भी मैं जो ए है वो ए बी सी को प्रूव कर पा रहा था, यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा था, एंड आफ्टर रिमूविंग दैट रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी व्हिच इज दिस, राइट, स्टिल ए है जो वो एबीसी को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है यूनिकली। दिस इज कॉल्ड एज पावर। और पावर हमें रिड्यूस नहीं करनी व्हाइल मेकिंग अ मिनिमल कवर और अ कैनोनिकल कवर, बस यही याद रखना है, ठीक है। ओके, अब मूविंग ऑन टू बी का क्लोजर। ए का हमने चेक कर लिया था, बी का क्लोजर देखते हैं। अगर मैं ए टू बी सी रिमूव कर देता हूं, वैसे तो हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ही देखना कि कहां कहां पे बी है और वो एक ही जगह है। अगर मैं बी टू सी रिमूव कर देता हूं तो मैं सिर्फ बी से बी ही निकाल पाऊंगा, लेकिन एक्चुअली बी से क्या निकल रहा है, बी प्लस से क्या निकल रहा है, बी सी। तो इसका मतलब मैं पावर रिड्यूस कर रहा हूं अगर मैं ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी रिमूव करता हूं। इसका मतलब दिस इज इंपॉर्टेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी, दिस इज नॉट रिडंडेंट एंड वी कैन नॉट रिमूव दिस, बिकॉज अगर रिमूव करते हैं तो बी की जो प्रॉपर्टी है, जो पावर है, वो चेंज हो जाती है। पहले बी से बी सी निकल रहा है और अब बी से सिर्फ बी निकल रहा है, राइट। सो इसलिए दिस इज इंपॉर्टेंट, वी कांट रिमूव दिस। तो एक तो इंपॉर्टेंट मैंने बना ली, ठीक है। और अब मेरे पास क्या है गाइस, अब मेरे पास रहेगा ए बी। ए बी से पहले मैं ए बी सी निकाल पा रहा था, ठीक है। और अगर मैं ए टू बी सी रिमूव कर देता हूं, क्योंकि ए टू बी सी ये मेरा है, ठीक है, तो अब मैं ए बी से स्टिल आई एम हैविंग ए बी सी,
तो इस केस में फॉर ए बी दिस इज ऑल्सो रिडंडेंट। और मान लीजिए अगर मैं इसे रिमूव करता हूं और इसे रखता हूं, ठीक है, तो क्या है, ए बी से स्टिल मैं ए इसे यूज करके ए टू बी सी निकाल सकता हूं, तो ये भी रिडंडेंट है। मतलब कि इन दोनों में से एक रहेगा, इसमें से और इसमें से एक रहेगा, जैसे हमने पहले केस में किया। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इस केस में इसे रिमूव कर देता हूं और अब मैं अगर ए बी का देखूं, अगर मैं ए बी का देखूं तो ए से मुझे मिल गया बी सी और बी तो ऑलरेडी चलो है ही, ठीक है, और ए से ए तो आ ही गया, इसका मतलब स्टिल मेरे पास ए बी सी बन रहा है इसका क्लोजर में। तो इसका मतलब ये मैं रिमूव कर सकता था जो मैंने पहले प्रूव किया। तो मेरा फाइनल आउटपुट क्या आ गया गाइस, दिस इज माय आउटपुट, ए टू बी सी एंड बी टू सी। ठीक है, और अगर मैं यहां पे रिमूव करता फर्स्ट वाला तो मेरे पास क्या आता, अगर मैं ये फर्स्ट वाली रिमूव कर देता, ठीक है, तो मेरे पास ए टू बी इंटैक्ट रहता, दोनों रिडंडेंट थे। तो इसका एक और आंसर भी हो सकता है, ए टू बी एंड बी टू सी। So there are two answers to this question. So first option is A to B C and B to C, which is this one, and the last option A to B and B to C, which is this one. लेकिन दोनों नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें से ये और ये रिडंडेंट है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक आंसर इज करेक्ट। मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट हमने प्रूव किया तो फर्स्ट इज करेक्ट, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay guys, this question have been asked in GATE 2010. Okay, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक रिलेशन है मेरे पास R, जिसके मेरे पास एट्रीब्यूट्स हैं ABC, एंड मेरे पास एक रिलेशन है S जिसके मेरे पास एट्रीब्यूट्स हैं BDE। इट ऑब्वियसली सीम्स दैट B इज कॉमन। मान लीजिए ये प्राइमरी की है, दिस इज माय फॉरेन की। ओके, इसमें दिया हुआ जो R है, इसमें जो टपल्स हैं वो 200 हैं और जो S है इसमें टपल्स हैं 100। ऑब्वियसली जब मैं इसे फॉरेन की और इसे प्राइमरी की मान रहा हूँ, ये दोनों B से कनेक्टेड हैं, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास डुप्लीकेट्स हो सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास नल वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। तो लेकिन जो भी होगा, जो भी वैल्यूज इसमें होंगी, वो सारी जो डोमेन है वो पीके से ही लिया हुआ होगा, पीके से बाहर वो डोमेन नहीं जा सकता। ओके, अब क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टपल्स पॉसिबल इफ द नेचुरल ज्वाइन हैपेंस ऑफ R एंड S। गाइस देयर आर 200 टपल्स। ओके, अब जब नेचुरल ज्वाइन होता है, व्हाट वी डू इज वी गो फॉर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कॉमनैलिटी। ठीक है, कॉमनैलिटी के बेसिस पे होता है। तो अब जब 200 है, इन 200 में यहाँ पे जो 100 है वो कॉमन है, दिस इज माई R, दिस इज माई S। और जब नेचुरल ज्वाइन होगा तो मेरे पास ये निकल के आ जाएगा जो कॉमन है। So it means I will have 100 tuples. ठीक है, it means I will have 100 tuples. So A is correct. अब अगर आप कहें कि मैंने ये तो काउंट ही नहीं किया, अब मान लीजिए मैं काउंट भी करके देख लेता हूं, B to A and A to C। इसका मतलब जो B है वो A, B और C तीनों को आइडेंटिफाई कर रहा है। सो B इज माई प्राइमरी की। मैंने इसे काउंट पहले क्यों नहीं किया था, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि B है जो मैंने प्राइमरी की ले रखा है। प्राइमरी की क्या होता है, मिनिमल, मतलब बहुत सारी कैंडिडेट कीज में से मैं एक की को प्राइमरी की चूज कर सकता हूँ। ठीक है, उसे मैं प्राइमरी की बोलता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट कीज में से एक को प्राइमरी की चूज कर सकता हूँ, जो रेस्ट ऑफ द कीज रह गई वो क्या होंगी, ऑल्टरनेट कीज, राइट। सो इसलिए इस फंक्शनल डिपेंडेंसी से क्या पता चला कि D इज माई प्राइमरी की एंड इट इज ऑन रिलेशन ABC। इसका मतलब इस रिलेशन R की जो B एट्रीब्यूट है वो प्राइमरी की है, और जो इस S है का B है वो फॉरेन की है। ये एस्टेब्लिश कर रही थी ये हमारे पास जो फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो मैंने कॉमनैलिटी के बेसिस आपको बताया कि नेचुरल ज्वाइन करता क्या है कि जो अगर 200 वैल्यूज मेरी प्राइमरी की में है तो उनमें से 100 वैल्यूज या उसकी एक वैल्यू को मल्टीपल टाइम्स यूज करो, चाहे कैसे भी यूज करो, लेकिन सिर्फ इंटरसेक्शन उन्हीं 100 वैल्यूज का निकलेगा
जो प्राइमरी की में होंगी। अब प्राइमरी की मेरी 200 है मान लीजिए, ठीक है, और जो फॉरेन की है वो 100 है। 100 में डुप्लीकेट्स हो सकते हैं, लेकिन वो डुप्लीकेट सिर्फ वही डुप्लीकेट हो सकते हैं जो प्राइमरी की में प्रेजेंट होंगे। फॉरेन की का जो डोमेन है वो प्राइमरी की से ज्यादा नहीं या अलग नहीं हो सकता। अगर प्राइमरी की में 1 2 3 है तो फॉरेन की में मे बी 2 2 3 3 1 ऐसे हो, लेकिन 4 नहीं हो सकता फॉरेन की में। ठीक है, तो इसलिए जो भी कॉमन निकलेंगी वैल्यूज अंडर टपल्स की वो मेरे पास आ जाएंगी। तो उसने पूछा था अगर आप कंफ्यूजन है मैक्सिमम नंबर ऑफ टपल्स, बट नेचुरल ज्वाइन में जब निकलना ही इंटरसेक्शन है तो मैक्सिमम मिनिमम का कोई फंडा ही नहीं हुआ, तो ओनली 100 विल बी देयर, और ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया था। ओके गाइस, so this we have done of the GATE 2010 question. Moving on to next. Okay, this is again a very good question. इसमें क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी का आपको मतलब पता चलेगा। अब ट्रिवियल डिपेंडेंसी क्या होता है ये ध्यान से। अब क्या कहा गया कि जो x है वो y को डिटरमिन कर रहा है। मैंने पहले समझाया जैसे कि x है जो डिटर्मिनेंट है और जो y है वो डिपेंडेंट है। इसका मतलब y है जो डिपेंड है x के ऊपर। ठीक है, ट्रिवियल डिपेंडेंसी क्या होता है? फंक्शनल डिपेंडेंसी का मीनिंग क्या होता है कि जो एक कॉलम है वो किसी और खुद को तो चलो कर ही रहा है, वो किसी और कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। दिस इज और फंक्शनल डिपेंडेंसी। मान लीजिए कि जो एक कॉलम है मेरे पास एट्रीब्यूट है, एक फंक्शन एक एट्रीब्यूट ही मान लीजिए आप, जो एट्रीब्यूट है वो किसी दूसरे एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, लेकिन वो जो दूसरा एट्रीब्यूट है वो इसी फर्स्ट एट्रीब्यूट का ही पार्ट है। मतलब कि जो y है वो x का ही पार्ट है, सबसेट है। तो इसका मतलब क्या होगा कि x में अगर वैल्यूज है 1 2 3 4 और जो y है दैट इज 2 3, इसका मीनिंग क्या है कि जो y है वो x का ही पार्ट है, यहां से वो पार्ट है, कुछ सबसेट है। y इज द सबसेट ऑफ x, और अगर y इज द सबसेट ऑफ x है, ठीक है, या y जो है x के बराबर है, मान लीजिए y में 1 2 3 4 ही है, इसका मतलब क्या होगा कि y है जो x के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब x अपने ही कोई सबसेट को, x अपने ही, और x ये डिटर्मिनेंट है और x y डिपेंडेंट है। ठीक है, जो x, इसका मीनिंग क्या हुआ कि x अपने ही किसी पार्ट को, अपने ही कॉलम के किसी डोमेन की रेंज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने की हेल्प कर रहा है। तो उसका फंक्शनल डिपेंडेंसी निकालने का बेनिफिट ही क्या हुआ कि x अपने आप के कुछ पार्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। x किसी और एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, x अपने ही पार्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। वो तो ऑब्वियसली कर ही रहा है, देन देयर इज नो नीड ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। अ कॉलम इफ कंटेन्स यूनिक वैल्यूज इट कैन आइडेंटिफाई इटसेल्फ, राइट। सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर वो कोई भी फंक्शनल जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, वो अपने ही किसी पार्ट को, चाहे उसका नाम y रख दो, z रख दो, व्हाटसोएवर द केस इज, अपने ही पार्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, एंड वी आर क्रिएटिंग अ न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी आउट ऑफ इट। what it means is we are reducing the power of functional dependency. how I can say कि I am reducing the power कि जो एक एट्रीब्यूट है वो अपने आप को तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर ही सकता है, उसको हम फंक्शनल डिपेंडेंसी में इसलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि वो कुछ और एट्रीब्यूट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके इन द फॉर्म ऑफ टपल्स, कि हर टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। तो जब जो दूसरा एट्रीब्यूट है वो x का ही पार्ट हो गया, तो वी आर रिड्यूसिंग इट्स पावर, कि मतलब x अपने आप को ही कर रहा है यूनिकली आइडेंटिफाई, वो तो पहले भी कर रहा था। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्रिएट करने का मीनिंग क्या हुआ कि दिस इज कॉल्ड अ ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, कि y may be part of, y may be subset of x, और y is equivalent to x की सेम वैल्यूज होगी x की, या y उसका पार्ट हो गया, मतलब x 2 3 है तो y में सिर्फ 2 3 है। तो इज अ ट्रिवियल डिपेंडेंसी कि अपने आप को कर, काइंड ऑफ यू कैन से सेल्फ ज्वाइन वाला कॉन्सेप्ट, काइंड ऑफ बोल रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट बोलूँ, ठीक है। सो इट मीन्स अगर ट्रिवियल किस केस में होगा कि y x का सबसेट है और y x के इक्विवेलेंट है, इन दोनों केसेस में ट्रिवियल होगा। इट मीन्स वी कैन कंक्लूड दिस, इस केस में ट्रिवियल होगा, हमें ट्रिवियल ही पूछा है,
और x अगर y का पार्ट है तो x is determinant और y is dependent, so it means y is some subset of x और y is equivalent to x. So this is my trivial functional dependency, option A, इसमें यही चीज दी हुई है, ठीक है। और अगर आप कहें कि x यहाँ पे सबसेट है, x इक्विवेलेंट भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज माय फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो x है वो y का पार्ट है और y है जो x का पार्ट है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्रिएट कैसे होगी? इसका मतलब अगर x y का पार्ट है तो x y पे भी डिपेंडेंट है, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी ही सॉल्व आउट नहीं होती, तो इसके लिए ये गलत हो गया। और यहाँ पे क्या कहा कि x y का सब पार्ट है, तो y ऐसे होना चाहिए ना कि x है जो वो y पे डिपेंडेंट है, तो ये होना चाहिए, पर दिया क्या हुआ, ये बोथ आर टोटली अपोजिट, राइट। सो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट गाइस। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगेन गेट 2011 क्वेश्चन इज देयर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आपको सीखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया गाइस, कंसीडर अ रिलेशनल टेबल विद अ सिंगल रिकॉर्ड। ओके, एक रिलेशनल टेबल है जिसमें सिंगल रिकॉर्ड है फॉर ईच रजिस्टर्ड स्टूडेंट, इसका मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन हर जो एक सिंगल रिकॉर्ड है वो मल्टीपल स्टूडेंट्स को S1, S2, S3, S4, S5 ऐसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हर एक स्टूडेंट के लिए एक रो है, ये मीनिंग है इसका। विद द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, पहला जो एट्रीब्यूट है दैट इज रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है हर एक स्टूडेंट का। ओके, दूसरा है UID, जो कि हम आधार मान सकते हैं। क्यों मैं आधार मान रहा हूं? क्योंकि वो उसने क्या कहा है, यूनिक आइडेंटिफाई नंबर, यूनिक आइडेंटिटी नंबर, यूनिक एट नेशनल लेवल फॉर ईच सिटीजन। तो जब हर एक सिटीजन का, तो ऑब्वियसली हर एक स्टूडेंट का भी जो आधार ID है वो यूनिक होगा। फिर है बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर में वो क्या बोल रहा है कि यूनिक अकाउंट नंबर है बैंक में, लेकिन एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल अकाउंट्स हो सकते हैं, जो कि मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था। अगर एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल अकाउंट्स होंगे, तो मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है, तो बैंक में मेरे पास 1 और 2, या मान लीजिए यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे मैं 2 मान लेता हूँ। एक बच्चे के 2 अकाउंट नंबर हो गए, अभी तक मैंने यही कहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, और ज्वाइंट अकाउंट्स, मतलब 2 बच्चों के, मतलब यहाँ पे रोल नंबर 2 है मेरे पास और इसके पास भी 1, इन दोनों बच्चों का 1 और 2 का, ये दो मेरे बच्चे हैं 1 और 2, और ये इनका दोनों का ज्वाइंट अकाउंट है, तो इनमें इनके बैंक अकाउंट में कॉमन वैल्यू आ सकती है। यही मीनिंग हुआ, जहां पे डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी वहां पे हम उसे कोई भी की घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। गाइस एक और बात, यूनिकली आइडेंटिफाई करने का मीनिंग क्या है? यूनिकली आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई वैल्यू लूं x, ठीक है, तो उस पे मुझे y ही मिले हमेशा। अब क्या है, मान लीजिए अगर मैं करता हूं 0, ठीक है, तो उस पर मुझे 0 ही मिले, और अगर मैं 0 दोबारा करता हूं फिर मुझे 0 ही मिले। लेकिन अगर मैं 1 करता हूं तो मुझे 0 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है। अगर ये केस है तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। मैं कैसे कह रहा हूं, अगर मैं बैंक अकाउंट नंबर को कोई की मान लेता हूं, सपोज करो, ठीक है, सपोजिशन कर ली मैंने, की मान लिया, तो एक बार अगर मैं 1 लेता हूं बैंक अकाउंट नंबर, तो मुझे रोल नंबर क्या मिलता है 1। दूसरी बार मैं बैंक अकाउंट नंबर 1 लेता हूं तो मुझे रोल नंबर क्या मिलता है 2। इसका मतलब 2 1 की वैल्यूज पे मुझे अलग अलग रोल नंबर मिल रहे हैं। इसका मतलब मैं यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा वेदर आई एम गोइंग फॉर द डिटेल्ड रिकॉर्ड दैट टपल फॉर फर्स्ट रोल नंबर और सेकंड। इट मींस दिस कैन नॉट बी की, दिस कैन नॉट बी an attribute individually to identify other attributes uniquely, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ज्वाइंट अकाउंट से मुझे ये चीज पता चली, क्यों? क्योंकि 2 बच्चों का अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो उनके बैंक अकाउंट नंबर में सेम वैल्यू होगी, डुप्लीकेट्स हो गए बैंक अकाउंट नंबर वाले एट्रीब्यूट में, ठीक है। सो दिस एट्रीब्यूट स्टोर्स अ प्राइमरी अकाउंट नंबर। अब मैंने यहाँ पे 1 और 2 लिया था ये इस केस में, कि जो 1 है
उसके पास एक अकाउंट नंबर, उसके पास दो अकाउंट्स हैं, तो यहाँ पे ये है, तो उसने क्या कहा इन दोनों में से कोई प्राइमरी अकाउंट नंबर बनाऊंगा, मैं पैन बनाऊंगा और सिर्फ वही वैल्यू यहाँ पे एंटर करूंगा। इसका मतलब अगर मेरा प्राइमरी अकाउंट नंबर फॉर वन इज वन ओनली, तो मैं ये टपल नहीं बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन ज्वाइंट केस में मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि दो बच्चों का ज्वाइंट के अकाउंट है, तो उनमें मुझे डुप्लीकेट्स बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब बैंक अकाउंट नंबर स्टिल कैन नॉट बी अ की, क्योंकि मेरे पास डबल वैल्यूज हैं इन द केस ऑफ ज्वाइंट अकाउंट्स। लेकिन एक बच्चे के पास अगर मल्टीपल अकाउंट्स हैं, तो मैं सिर्फ उसमें प्राइमरी अकाउंट नंबर लूंगा, ठीक है। तो ये मेरा क्रक्स था क्वेश्चन का। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, बच्चे का नाम है, ठीक है, बच्चे का नेम है, ओके, एंड हॉस्टल का रूम नंबर है। जो बच्चे का नाम है वो कॉमन हो सकता है, दो बच्चों के नाम कॉमन हो सकते हैं, पर हॉस्टल का जो रूम नंबर है, एक हॉस्टल में मल्टीपल बच्चे रह सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल बच्चे अगर एक ही रूम में रहेंगे, तो 2 का जो हॉस्टल नंबर है वो ए है, मान लीजिए A1, और जो फर्स्ट है उसका भी A1 है, स्टिल इट कैन नॉट बी ए की। हमने दो चीजें, और नाम भी सेम हो सकता है, तो ये भी की नहीं हो सकता। तीन चीजें हमारे हमने एलिमिनेट कर दी सिर्फ डिटेल पढ़ के, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है, मैंने इस पर सर्कल इसलिए मैं मारता हूँ हमेशा, बच्चे ये चीज पढ़ते नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं खो जाते हैं, और सही करने वाला बच्चा भी गलत कराता है, क्योंकि वो ऐसी चीजें नहीं पढ़ता, नॉट, इनकरेक्ट, बट, ये चीजें नहीं पढ़ता, ठीक है। तो ये चीज पढ़नी जरूरी है। अब क्या है, बैंक अकाउंट नंबर इज अ कैंडिडेट की, पहले ही होगा वो, तो जब की ही नहीं है, जब मैंने कहा था कि ज्वाइंट अकाउंट में वो डुप्लीकेट वैल्यूज ले सकता है फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जब वो की ही नहीं है, तो वो कैंडिडेट की कहां से हो गई, मतलब वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। कैंडिडेट की का मुद्दा ही होता है कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई करे, इट इज अ मिनिमल फॉर्म ऑफ सुपर की, सो दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब अगर रजिस्ट्रेशन नंबर कैन बी अ प्राइमरी की, हाँ जी, जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो यूनिक है हर बच्चे का। अगर मैं ये वाला केस हटा दूं, तो कौन सा केस हटा दूं, कि जो स्टूडेंट कैन हैव मल्टीपल अकाउंट्स बट एट्रीब्यूट क्या स्टोर करेगा, प्राइमरी अकाउंट नंबर। तो 1 और 1 के लिए, अगर 1 के पास दो अकाउंट नंबर्स हैं, एक स्टूडेंट के पास दो अकाउंट नंबर, सिर्फ मैं प्राइमरी स्टोर कर रहा हूँ 1 सिर्फ, तो मुझे 2 की जरूरत नहीं है, तो एक ही टपल होगा, तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर कैन बी ए प्राइमरी की, दिस इज करेक्ट। UID इज अ कैंडिडेट की, इफ ऑल द स्टूडेंट आर फ्रॉम सेम कंट्री, अगर सारे बच्चे सेम कंट्री से हैं, तो ऑब्वियसली हर एक का, मैंने कहा कि यूनिक आइडेंटिफाई नंबर है, यूनिक UIDIA का जो आपके पास वो है, क्या नाम है, आधार कार्ड है, वो हर एक का अलग अलग है, तो हर एक स्टूडेंट का भी अलग अलग होगा, तो इट कैन बी अ कैंडिडेट की। इसने स्पेसिफिक बोला है, इफ ऑल द स्टूडेंट आर फ्रॉम सेम कंट्री, मल्टीपल कंट्रीज में मे बी उनका सेम हो, ठीक है। उसको भी से उस एम्बिग्यूटी को भी इसने रिमूव कर दिया क्वेश्चन से। अब क्या है, इफ एस इज अ सुपर की, फोर्थ ऑप्शन, इफ एस इज अ सुपर की, मान लीजिए एस सुपर की है मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर का और नेम का, मान लीजिए ऐसे मैंने सुपर की बना दिया एक, और जो यूआईडी है वो एक अलग कैंडिडेट की है, हमने प्रूव किया, ठीक है। और इनका जो इंटरसेक्शन है वो नल है। अब इसका इंटरसेक्शन का मीनिंग नल क्या है, कि जो सुपर की मेरा था उसमें तो रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम है, लेकिन जो मेरा ये कैंडिडेट की है यूआईडी, ये बिल्कुल अलग है, इन दोनों में तो वो है नहीं, इन दोनों एट्रीब्यूट्स में, इस सुपर की में सिर्फ यही दो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो इनका जो इंटरसेक्शन ऑब्वियसली इट शुड बी नल। मान लीजिए UIDA है A1 2 A11 लाइक दिस, और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1 और 2, और नेम है A और B, क्या इन दोनों में, इनके दोनों में इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं, क्योंकि वो एट्रीब्यूट्स ही अलग अलग हैं। देयर इज नो फॉरेन की कॉन्सेप्ट और समथिंग लाइक दैट, टोटली एट्रीब्यूट्स ही अलग अलग हैं। तो इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, नल आ गया। और इसमें क्या कहा गया, अब मैंने इतना पार्ट सॉल्व कर लिया, अब इसमें क्या, देन एस जो कि सुपर की है मेरा, सुपर की किससे बना था, रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम से, इस सुपर की को मैं यूनियन कर देता हूँ यूआईडी से, इट कैन अगेन बी अ सुपर की, ऑब्वियसली इट कैन। सुपर की क्या होता है, सुपर की वो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, 1 और मोर एट्रीब्यूट्स का जो कॉम्बिनेशन है, वो इसलिए बनाया जाता है ताकि वो सारी टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। और अगर ये दोनों पहले ही सुपर की थे, मतलब ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, तो अगर मैं यूआईडी भी इसमें डाल देता हूँ, स्टिल मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, इसका मतलब स्टिल इट इज अ सुपर की,
एंड इफ इट इज स्टिल अ सुपर की इट मीन्स दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ये तीनों ही करेक्ट हो गए। सो ऑप्शन इनकरेक्ट कौन सा था कि बैंक अकाउंट नंबर कैन नॉट बी अ कैंडिडेट की। व्हाई इट कैन नॉट बी अ कैंडिडेट की? बिकॉज देयर आर जॉइंट अकाउंट्स and multiple student, one or two can have a joint account. It means account number A1 and account number still A1. तो यहाँ पे जब डुप्लीकेट वैल्यूज हो गई तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और जब वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो वो कैंडिडेट की बनने का वो एट्रीब्यूट हकदार ही नहीं है। ओके गाइस, आई होप आई वाज वेरी क्लियर। ठीक है, आपको हर एक बात समझ आई होगी क्लियरली। ठीक है, हमने काफी फंक्शनल डिपेंडेंसी से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखे। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ मैं अलविदा लेता हूं आपसे। ओके, सो थैंक यू सो मच। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।